हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मैं फ़ौरन उस मज़दूर के साथ धीरे धीरे चलता हुआ तहखाने के दरवाजे तक पहुँचा। वो इमैनुअल ही था। मैंने उसकी तरफ टार्च की रोशनी डाली तो मैं उसका चेहरा देखकर घबरा गया। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। उसने उसी दरवाजे पर अपना सर पटक पटक कर अपने सर को बहुत बुरी तरह घायल कर लिया था और उसके चेहरे से बहुत बुरी तरह खून बह रहा था। उसकी वो हालत देखकर मैं अचानक ही बहुत घबरा गया और मुझे उबकाई सी आने लगी। मैंने फ़ौरन कुछ लोगों को इकट्ठा किया। वो हमारे साथ वहाँ आने को तैयार नहीं था। वो बुरी तरह चीख रहा था और रो रहा था। वो क्या बोल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम उसे फ़ौरन उठाकर उसके कमरे तक ले गए। वो फिर भी पागलों की तरह अपने हाथ पैर छुटाने के लिए जद्दोजहद करता रहा और हम उसे किसी तरह उसके कमरे में ले जाने में कामयाब हुए और वहाँ ले जाकर उसे शांत करने में हमें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा और हमें उसके हाथ पैर बांधने पड़े। उसके बाद उसने बुरी तरह रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे छोड़ दो, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। कौन मार डालेगा इमैनुअल? क्या हुआ है? वो ब्लैक राइडर, वो मुझे पागल बना रहा है। वो मुझे हर जगह नज़र आता है। तो तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लो, हम तुम्हें घर भेज देते हैं। तुम आराम करो। तो तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम कल ही अपने घर चले जाओ। मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर दूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे उसका काम करना है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे नहीं छोड़ेगा। क्या क्या इसे क्या हो गया है? जब ये यहाँ आया था तब तो ठीक ठाक था। हमें इसे किसी तरह इसके घर भेजना होगा। हमें यही करना होगा, मेरे दूसरे साथी ने कहा। तो इसका सामान बांध दो और इसके परिवार को खबर कर दो। किसी भी तरह उन्हें तार भेज दो या फिर चिट्ठी, जो भी सबसे तेज़ तरीका हो, और उसके बाद वो इसे यहाँ से वापस ले जाएं। क्या यहाँ से टेलीफोन हो पाएगा? शायद कुछ दूरी पर एक बस्ती है, वहाँ हमें कुछ मिल सकता है। ठीक है, तो फिर वहाँ जाओ और वहाँ से इसके घर पर टेलीफोन करो और उन्हें इसकी हालत के बारे में बताओ। वो उसे संभालने लायक स्थिति में हो। ठीक है। मैं इमैनुअल के पास गया। हम सभी ने किसी भी बुरी स्थिति से बचने के लिए अपने साथ एक डॉक्टर को भी रखा हुआ था। वो हमारा दोस्त ही था और समय बेसमय हमारी मदद कर दिया करता था। हमने फ़ौरन उसे बुलाया और उसके बाद उसने इमैनुअल को एक बेहोशी की दवा दी, जिसके बाद इमैनुअल शांत हो गया। इसे हुआ क्या है? आई डोंट नो। इसके लक्षण बड़े अजीब हैं। तुमने कहा 2 दिन पहले वो सही था। किसी चीज़ ने उसे बहुत डरा दिया है, या कोई ट्रॉमा, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में आपको पता नहीं हो और वो अचानक से ही अब नज़र आ रही है। मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकता। जब वो होश में आए और थोड़ा ठीक लगे तो उससे पूछ कर देखना, पर ज़्यादा पूछताछ मत करना। हो सकता है कि वो दोबारा वैसी ही हरकतें करने लगे। यहाँ के लोग किसी ब्लैक राइडर के बारे में कहानियाँ गढ़ रहे हैं। यहाँ के लोकल लोग और मेरे साथी भी, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं उन्हें जानता नहीं हूँ। वो मेरी टीम में नए हैं और वो मुझसे तकरीबन हर रोज़ ये बात कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा। पर मैं इन सब चीज़ों में यकीन नहीं करता हूँ, तुम जानते हो। पता नहीं क्यों इमैनुअल पर इन सब बातों का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। वो बार बार कहता है कि उसने किसी ब्लैक राइडर को देखा। वो उसके लिए कोई काम करना है उसे। पता नहीं, वो अपनी बेचैनी की हालत में भी यही बड़बड़ा रहा था और बेहोशी की हालत में भी वो कुछ ऐसा ही बोल रहा है। उसे देखो, वो वहाँ तहखाने पर उस दरवाजे से सर पीट कर अपने आप को ज़ख्मी कर रहा था। ऐसा लग रहा था वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। क्या उस दरवाजे की चाबी है तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास चाबी है उसकी। तो फिर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करो। हो सकता है
हो सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? आई डोंट नो, बट एक बार कोशिश करना, अगर वो दरवाज़ा खुलता है क्या पता इमैनुअल की प्रॉब्लम का हल मिल जाए तुम्हें। पर इससे उसकी प्रॉब्लम का क्या लेना देना मुझे नहीं पता, पर जानते हो ना, मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मैंने भी ऐसी कई कहानियाँ सुनी है, सच कह रहा हूँ। और पता नहीं कि मुझे इन कहानियों पर थोड़ा भरोसा होता है। सब लोग कहते हैं वो ब्लैक राइडर यहाँ इस किले की रक्षा करने के लिए खड़ा हुआ है। तुम तो जानते हो ना, दूसरे विश्व युद्ध में यहाँ कितनी बुरी तबाही हुई थी, और उस तबाही में इस किले को भी बहुत नुकसान पहुँचा था। और तुम लोग इसीलिए तो यहाँ आए हो, उस टूटे हुए हिस्से को ठीक करने। वो नुकसान यहाँ दूसरे विश्व युद्ध के वक्त ही हुआ था। बहुत से इंग्लिश और माल्टीज़ लोगों ने उसे देखा था, पर फिर वो एक दिन अचानक ही गायब हो गया और अब फिर से दिखना शुरू हो गया है। उसका दिखना अच्छा संकेत नहीं है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जानता हूँ तुम चीज़ों पर विश्वास नहीं करोगे, पर थोड़ा बहुत विश्वास करना भी ज़रूरी है ताकि तुम सेफ रहो। फ़िलहाल के लिए ये दवाएं मेरे पास हैं जो उसके स्ट्रेस को रिलीज़ करेंगी और उसे अच्छा महसूस होगा। उसे ज़्यादा पूछताछ मत करना और हो सके तो जल्द से जल्द उसे अपने घर भेज दो। हो सकता है कि यहाँ के नए माहौल में वो ढल ना पा रहा हो। हाँ, मैं भी ऐसा ही करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं वापस अपने कमरे में आकर लेट गया। आज का दिन मुझे बहुत मनहूस महसूस हो रहा था। इमैनुअल को ना जाने क्या हो गया था। वो ऐसा इंसान नहीं था। वो बहुत ही मजाकिया इंसान था और हर वक्त हमें हंसाता रहता था जब भी हमारे साथ होता था। उसे इस हालत में देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है और तकलीफ़ भी हो रही है। यहाँ इन सभी की जिम्मेदारी मुझ पर है, और अगर उनमें से किसी को भी कोई नुकसान पहुँचता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि उनकी जवाबदेही मेरी है। उनके परिवार वालों का सामना मुझे करना होता है। उस रात मुझे देर रात तक नींद नहीं आई। मैंने अपने कमरे की लालटेन जला दी और उसके बाद मैं कमरे में चहलकदमी करने लग गया। मैं कभी कभी स्मोकिंग, और मुझे उस रोज़ भी ऐसा करने की ज़रूरत महसूस हो रही थी, और इसलिए मैंने अपनी सिगरेट जलाई और कमरे में चहलकदमी करते हुए सोचने लगा, उस डॉक्टर ने आखिर ऐसा क्यों कहा, और यहाँ कई लोगों ने उस ब्लैक राइडर को देखा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस रात मौसम थोड़ा ख़राब था। बाहर तेज़ हवाएं चल रही थी और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मेरे कमरे के फायरप्लेस पर आग जली हुई थी, पर फिर अचानक ही पता नहीं कैसे मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और फायरप्लेस में जल रही आग बुझ गई। बस कमरे में लालटेन ही जली रह गई, जिसकी भी रोशनी धीरे धीरे करके मध्यम होती जा रही थी। और उसे देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं पता नहीं, किसी अनहोनी की आशंका से मेरा मन बार बार घबरा रहा था। मैं बार बार पता नहीं क्यों अपना ध्यान इमैनुअल से हटा नहीं पा रहा था। बाहर से तेज़ हवाएं आ रही थी। मैं मेरी खिड़की के पास गया उस खिड़की को बंद करने, और जब मेरी नज़र खिड़की से बाहर गई तब मैंने एक अजीब चीज़ देखी। मुझे बाहर कहीं दूर से आ रही घोड़ों के कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़ तेज़ होती जा रही थी और धीरे धीरे मैं करीब आती जा रही थी। अचानक ही क्यों मैं ना जाने एक अजीब घबराहट मेरे मन में दौड़ गई। मैं सर से लेकर पैर तक सिहर उठा। मेरे कमरे की लैंटर्न धीरे धीरे करके पूरी तरह बुझ गई और कमरे में खूब अंधेरा हो गया। वो घोड़ों के कदमों की आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होनी शुरू हो गई और मैंने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। मुझे बाहर कच्ची सड़क पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, पर धीरे धीरे एक आकृति आगे बढ़ती हुई नज़र आई, और जब मैंने उसे गौर से देखा तो वो एक आम सी घोड़ा गाड़ी थी, और उसे देखकर मैंने राहत की सांस ली। मैंने उस खिड़की को बंद किया और उसके बाद जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मेरी सांसें वहीं अटक गई। मैंने उसे देखा, वो मेरे कमरे में था।
वो ब्लैक राइडर जिसकी कहानियाँ मैं अब तक सुनता आ रहा था, वो मेरे सामने था। मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं बस उसे देखता रह गया। मेरा खून सूख गया था, मानो मैं हिलना तक भूल गया और मैं आंखें तक नहीं झपका पा रहा था। मैं उसकी तेज सांसों को सुन पा रहा था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था और उसके बाद वो मेरे बहुत करीब आ गया। जब मुझे होश आया, मैं भागते हुए मेरे कमरे से बाहर निकला। बाहर के सारे लैंप्स भी बुझ चुके थे, हर तरफ अंधेरा था। मैं न जाने किस दिशा में भागता जा रहा था और भागते भागते अचानक ही मैं किसी दरवाजे से या किसी ऐसी ही चीज़ से टकरा गया और टकरा कर वहीं गिर पड़ा। गिरने के बाद अचानक ही मुझे धीरे धीरे कुछ रोशनी सी नज़र आने लगी। यहाँ एक लैम्प चल रहा था जिसकी हल्की रोशनी मुझे नज़र आ रही थी और कुछ देर बाद जब मुझे धीरे धीरे महसूस हुआ कि मैं कहाँ हूँ, तब मैंने खुद को उस तहखाने के सामने पाया। वो चीज़ अब मेरा पीछा नहीं कर रही थी, पर मैं अभी उसकी मौजूदगी को लेकर डरा हुआ था। मेरे सामने तहखाना था, उसका दरवाज़ा और उस पर लगा हुआ वो खून इमैनुअल का, जहाँ उसने अपने सर टकरा कर अपने सर को घायल कर लिया था। मैं किसी तरह कांपता हुआ वापस अपने कमरे में पहुंचा। वहाँ पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मेरे बाकी साथी भी इकट्ठे हो चुके थे वहाँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं अचानक भागता हुआ कहाँ गया। मैंने उन्हें अपने साथ घटी हुई घटना के बारे में बताया। उन सभी ने मुझे सांत्वना दी और उसके बाद उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में मुझे बताना शुरू किया। सभी ने कहा कि वो जब से यहाँ आए उन्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा है, एक अजीब अनहुसियत, एक अजीब सी घबराहट और एक भारीपन यहाँ के माहौल में। पता नहीं कि वो खुलकर मन से काम नहीं कर पा रहे हैं। और इमैनुअल को देखने के बाद वैसे भी सबका मनोबल बिल्कुल गिर चुका था और धीरे धीरे मेरा भी भरोसा इस चीज़ पर बढ़ता जा रहा था, खासकर आज रात की घटना के बाद। हम सब ने मिलकर किसी तरह वो मनहूस रात काटी और अगली सुबह एक और मनहूस चीज़ हमारा इंतज़ार कर रही थी, जिसका हम बिल्कुल भी सामना नहीं करना चाहते थे। अगली सुबह मेरा एक साथी भागता हुआ मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि मैंने इमैनुअल को उसके कमरे में देखा, वो वहाँ नहीं है। उसके हाथ पैर की रस्सियाँ खुली हुई थी, वहाँ कोई भी नहीं था। क्या? हाँ, इमैनुअल वहाँ नहीं है सर। आई डोंट नो वो कहाँ चला गया। इमैनुअल वहाँ नहीं है, तुमने ठीक से तो देखा ना? हाँ, मैंने उसे वहाँ देखा, पर वो वहाँ नहीं है। क्या तुम में से किसी ने भी उसे बाहर जाते हुए देखा? मुझे नहीं पता। हम में से किसी ने नहीं देखा सर। ये बिल्कुल सुबह का टाइम है, अभी तो हम में से अधिकतर लोग जागे भी नहीं हैं। सिर्फ मैं उसे देखने के लिए उसके कमरे में गया था और उसके बाद मैंने देखा वो वहाँ नहीं था। मैंने ज़मीन पर कुछ खून की बूंदें देखी, मैंने उसकी रस्सी टूटी हुई देखी है और उस पर खून के निशान भी। मुझे डर है कि वो घायल है सर। इसे क्या हो रहा है जेम्स? मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी मदद करो, तुम परेशान मत हो टाइलर, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम मेरे साथ चलो, हम उसे ढूंढते हैं मिलकर। सबसे पहले उस तहखाने के पास चलते हैं। तहखाने में ऐसा क्या है मुझे नहीं पता, पर बस एक बार मेरे साथ चलो। पता नहीं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इमैनुअल वहाँ होगा। ठीक है। उसके बाद हम उसे ढूंढते हुए तहखाने के पास गए और वाकई उसका दरवाज़ा टूटा हुआ था और उस टूटे हुए दरवाजे के पास बहुत सारा खून बिखरा हुआ था और वो देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। पता नहीं इमैनुअल कहाँ होगा और किस हाल में होगा। हमने उसे वापस भेजने के सारे बंदोबस्त कर लिए थे, बस उसके जागने का इंतज़ार कर रहे थे और फिर ये सब कुछ हुआ। काश कि वो ठीक हो।
इस वक्त मेरे साथ जेम्स और नैटली थे और साथ ही 3-4 और लोग जिनके नाम मुझे ठीक ठीक याद नहीं है। हम सभी के हाथ में मशालें थीं और टॉर्च थी। हम धीरे धीरे उस तहखाने में अंदर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। खून की बूंदें अभी भी ज़मीन पर नज़र आ रही थी। और उसके बाद कुछ ही आगे जाकर हमें इमैनुअल मिला, जो कि बेहोशी की हालत में था। वो बेहोश पड़ा हुआ था, उसके सर से बेहद तहाशा खून बह रहा था। उसके हाथ पैरों पर भी चोट के निशान थे। मुझे अचानक उसकी हालत देखकर बहुत डर महसूस होने लगा। हमने उसे फ़ौरन वहाँ के स्थानीय अस्पताल में दाखिल करवा दिया और उसके बाद हम उसके ठीक होने का इंतज़ार करने लगे। सुबह के वक्त ये सब ख़त्म होने के बाद नैटली ने मुझसे बात की। मुझे इमैनुअल को देखकर बहुत तकलीफ़ हुई। वो आपके अच्छे दोस्त हैं, मैं जानती हूँ। हमें उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मैं यहाँ पर एक चर्च जानती हूँ, वो यहाँ पास ही में है। क्या आप मेरे साथ चर्च चलना चाहेंगे? आज वैसे भी संडे है और मैं हर संडे यहाँ चर्च ज़रूर जाती हूँ। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मुझे अच्छा लगेगा और वहाँ जाकर आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, अगर मुझे भी इस जगह से कहीं बाहर जाना है। पता नहीं क्यों अब अजीब घुटन महसूस हो रही है यहाँ। पता नहीं 1 महीना भी यहाँ कैसे बिता पाऊँगा मैं। लग रहा है ये काम यहीं छोड़कर कहीं और भाग जाऊँ, इस मनहूस जगह से कहीं दूर भाग जाऊँ। देखिए सब ठीक होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई नो नैथली, थैंक यू। इट्स ओके, मेरे साथ चर्च चलिए। उसके बाद मैं नैटली के साथ चर्च चला गया। चर्च जाने के बाद मुझे वाकई बहुत सुकून का एहसास हुआ। वहाँ एक बहुत ही बूढ़े पादरी थे। चर्च की पूजा ख़त्म होने के बाद जब हम बाहर निकलने लगे, वो हमारे करीब आए और उन्होंने हमसे पूछा, तुम्हें यहाँ पहले नहीं देखा, तुम दोनों यहाँ नए हो? हाँ, हम यहाँ नए हैं और यहाँ कुछ ही दिन के लिए आए हैं। उस किले की मरम्मत के सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। आपने फोर्ट मैनुएल का नाम सुना है? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। उम्मीद है कि आपका काम ठीक से चल रहा होगा। काश कि ऐसा हो सकता फादर, पर इन दिनों थोड़ी मुसीबत है हमारे ऊपर। हमारा एक दोस्त वो बहुत परेशान है। यहाँ ब्लैक नाइट या ब्लैक राइडर के बारे में जो कहानियाँ फैली हुई हैं, उस वजह से हम सभी बहुत परेशान हैं और इसका सबसे ज़्यादा असर हमारे दोस्त पर हुआ है। उसका नाम है इमैनुअल और उसने उसे देखा और कल रात इन्होंने भी उसे देखा, ऐसा इन्होंने महसूस किया और हमारे कई साथियों ने उसे देखने का दावा किया है। हमें कुछ समझ नहीं आता कि ये कहानियाँ सच हैं या फिर आप ही इसके बारे में कुछ बताइए ना फादर। देखो, ये सब कुछ तब से शुरू हुआ जब से दूसरे विश्व युद्ध में यहाँ टूट फूट हो गई। तुम जानते हो ना वो दौर कितना बुरा था। हाँ हम जानते हैं और उस चीज़ से गुजरने में बहुत मुश्किल हुई, पर अब सब कुछ ठीक है। पर वो ब्लैक राइडर, उसका इन सब चीज़ों से क्या लेना देना? वो इससे पहले भी नज़र आया था यहाँ, जब अंग्रेज़ और माल्टीज़ नौजवान यहाँ कुछ वक्त के लिए अपना डेरा डाले हुए थे, तब उन्होंने उसे देखा था और उसके बाद वो दिखना बंद हो गया था। पर फिर कैसे वो अचानक कैसे गायब हो जाता है और फिर वापस आ जाता है? उस वक्त उसके यहाँ आने की एक वजह थी मेरी बच्ची। उस वक्त वो यहाँ आया था क्योंकि लड़ाई के वक्त जब किले का हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया, जिसे शैपल कहते हैं, उसी शैपल के हिस्से में उस नाइट की कब्र थी, ऐसा माना जाता है। और जब वो हिस्सा बर्बाद हुआ, उसकी कब्र भी तहस नहस हो गई। और उसके बाद जब उस कब्र को ढूंढ कर उसे वापस ठीक कर दिया गया, वो अपने आप दिखना बंद हो गया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। अब हो सकता है किसी वजह से उसकी वो कब्र वापस टूट फूट गई हो, या कोई और भी वजह हो सकती है, मैं पक्का नहीं कह सकता। पर उस वक्त उसके यहाँ आने की यही वजह थी। वो बहुत शक्तिशाली और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ नाइट रहा होगा एक वक्त में।
और ऐसे लोगों की आत्माएं भी अपने लिए सम्मान चाहती हैं और हमें उन्हें वही अदा करना चाहिए क्योंकि वो इसके हकदार हैं। अगर तुम इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो उसकी कब्र ढूंढने की कोशिश करो। अगर वो वाकई में टूट फूट गई है तो उसे ठीक करो, यही तो तुम्हारा काम है। और अगर वो ठीक हो जाएगी तो हो सकता है वो अपने आप दिखना बंद हो जाए और तुम्हारा दोस्त भी ठीक हो जाए। पर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? मुझे नहीं पता, पर इतना जानता हूँ कि उस किले में शैपल नाम का एक हिस्सा है। उसके शैपल में ही उसकी कब्र कहीं थी। उसको वहाँ से हटाया नहीं गया, उसे सिर्फ ठीक किया गया। और इसलिए अगर तुम उस हिस्से में उसे ढूंढोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगी। एक बार कोशिश करके देखो। उनकी ये बात सुनने के बाद मैंने राहत की सांस ली। वापसी में मैं और नेटली बातें करते हुए आ रहे थे। नेटली ने मुझसे कई बातें पूछी और मैंने उसे वो बातें बताई। और फिर बातें करते हुए हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें उस किले में सबसे पहले उस तहखाने की ही तलाशी लेनी चाहिए क्योंकि वो भी शैपल का ही एक हिस्सा है। और हमें उस जगह पर ही सबसे ज़्यादा शक हो रहा था क्योंकि इमैनुअल बार बार उसी जगह जा रहा था और रात के वक्त मैंने भी खुद को वहीं पाया था। सो लिहाजा उस दिन हमने सारा काम छोड़ा और उस तहखाने को हर तरह से रोशनी से जगमगा दिया। जब वहाँ पूरी तरह से रोशनी हुई तब हमें ज़मीन पर एक अजीब सा उठा हुआ हिस्सा नज़र आया। वो थोड़ा अजीब नज़र आ रहा था और हमने वहाँ आसपास खुदाई शुरू की। और थोड़ी खुदाई के बाद हमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ नज़र आने लग गईं। और उन सीढ़ियों के रास्ते जब हम नीचे पहुँचे तब हमने वहाँ नीचे एक नहीं बल्कि कई कब्रें देखी और उनमें से एक कब्र पूरी तरह से टूटी हुई थी। और जब हम उस कब्र के पास पहुँचे तो वहाँ सेंट थॉमस या फिर ऐसा ही कुछ नाम था। हमने फ़ौरन अपना काम शुरू कर दिया और वहाँ की उन कब्रों को ठीक करना शुरू कर दिया। और शाम तक हमने उन सभी को वापस पहले जैसा कर दिया। हमने सम्मान में उन कब्रों के आगे सर झुकाए, उन पर फूल चढ़ाए और उनकी शांति की कामना करते हुए उस तहखाने को फिर से बंद कर दिया। और शाम के वक्त हम सभी इमैनुअल से मिलने गए। और जब हम वहाँ इमैनुअल से मिलने गए तब वाकई उस पर जादुई असर हो गया था। वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। हालांकि उसके शरीर पर बहुत सी चोटें थी और उसके सर पर बहुत गहरे घाव थे। मुझे उसे उस हालत में देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इमैनुअल, क्या अब तुम ठीक हो मेरे दोस्त? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर हुआ क्या था? मुझे ये चोट कैसे लगी कुछ याद नहीं आ रहा। बहुत दुख रहा है। ये सब कुछ भूल जाओ, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। फिलहाल तुम अपना ध्यान रखो। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने घर चले जाओ वापस। देखो, तुम भी जानते हो बिना काम किए मेरा मन नहीं मानता। और फिर यहाँ तुम सभी लोग तो हो। मैं वापस घर नहीं जाना चाहता अभी। वैसे भी मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? तो ठीक है, पर तुम पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद कोई काम करना। उसके बाद धीरे धीरे इमैनुअल की हालत में सुधार होना शुरू हो गया। उसके ज़ख्म भर गए और हमें आने वाले 1 महीने तक कोई भी अजीब चीज़ नज़र नहीं आई। और उस किले के हालात भी काफ़ी बदल गए थे। अब वहाँ पता नहीं क्यों एक शांति का अनुभव होने लगा था हमें। हमने फिर से अपना काम शुरू किया और तकरीबन 2 से 3 साल काम करने के बाद हम इस किले को फिर से पहले जैसा बना पाने में कामयाब हो पाए। पर अब भी जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ एक सिहरन सी मेरे शरीर में दौड़ जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी आज की कहानी इंस्पायर्ड है एक रियल स्टोरी से, फोर्ट मैनुअल का घोस्ट, जिसे सब लोग ब्लैक नाइट या ब्लैक राइडर के नाम से जानते हैं। इस घोस्ट को फोर्ट मैनुअल के आसपास तब देखा गया था जब यहाँ कुछ इंग्लिश और कुछ माल्टीज़ लोग रहने आए थे। वो सभी सैनिक थे और कुछ वक्त तक इस किले के आसपास ही ठहरे थे। और तब उन्होंने उस ब्लैक राइडर को यहाँ घूमते हुए देखा था। सभी इंग्लिश और माल्टीज़ लोगों ने उसको देखने का दावा किया था, जिसके बाद मालूम हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध में
एक योद्धा की कब्र उस किले में बुरी तरह टूट फूट गई थी, जिसे ठीक करने के बाद ब्लैक राइडर का नजर आना भी बंद हो गया। और फिर कुछ सालों बाद वो कब्र किसी वजह से फिर से तहस नहस हो गई और उसके बाद वो फिर से नजर आना शुरू हो गया। फोर्ट मैनुअल को एक बार फिर से पहले जैसा बना दिया गया है और उसके बाद से वहाँ ब्लैक राइडर दोबारा नहीं दिखाई पड़ा। पर हाँ, उसकी कहानियाँ वाकई रोमांचित कर देने वाली हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वेंडिगो पर, तो मेरी नेक्स्ट स्टोरी के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू।